ओके, सो हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया। ये क्वेश्चन एक्चुअली वेक्टर एनालिसिस का है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, W करके एक वेक्टर दिया हुआ है और U एंड V टू वेक्टर है सच दैट U क्रॉस V इज इक्वल टू W एंड V क्रॉस W इज इक्वल टू U। और अल्फा बीटा गामा टी ये सारा क्या है, रियल नंबर है सच दैट U वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है और यहाँ पे 1, 2 और 3 इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये हमें मैच करना है। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है PQRS और यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन है। अब इसमें सिर्फ मैच करना है। तो पहले को देखिए, तो पहला क्वेश्चन में हमारा जो P है ये बोला है V वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर इसके साथ इक्वल होगा। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो W का वैल्यू दिया हुआ है और हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पहले उस 2 इन्फॉर्मेशन को लिखिए। पहले इन्फॉर्मेशन है U क्रॉस V इक्वल टू हमारा W वेक्टर है और सेकंड है हमारा V क्रॉस W, ये है हमारा U वेक्टर। ठीक है। अब एक चीज बोलिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सपोज मैं बोला A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का मतलब क्या है, A क्रॉस B ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मतलब ये जो फाइनली इसका वैल्यू क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्या है, A के साथ और B के साथ दोनों के साथ ये परपेंडिकुलर होता है। कैसे, सपोज ये हमारा है A वेक्टर, ये हमारा है B वेक्टर, तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका वेक्टर इसी टाइप का होता है। अगर ये वेक्टर बाहर की तरफ होया तो ये साइन होगा प्लस और अंदर की तरफ होगा तो ये होगा नेगेटिव। तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर A के साथ भी परपेंडिकुलर है और ये जो वेक्टर है B के साथ भी परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारा A क्रॉस B, ये A के साथ भी परपेंडिकुलर है, B के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा U क्रॉस V इज इक्वल टू W। तो ये जो W वेक्टर है, ये W वेक्टर U के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और V के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जो W जो वेक्टर है, इस केस में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे W जो वेक्टर है वो हमारा U के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और W जो वेक्टर है वो हमारा V के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए V क्रॉस W इज इक्वल टू U। तो U जो वेक्टर है ये V के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और U जो वेक्टर W के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो U W के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने एक बार लिखा हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे U जो है ये V के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो U जो वेक्टर है ये V के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है U V W और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें V वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है ना V वेक्टर क्रॉस, ये जो W है ये फर्स्ट इक्वेशन में जो W का दिया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो W का वैल्यू क्या है, U क्रॉस V इक्वल टू U वेक्टर। ठीक है ना। ये सिंपली ये जो W का वैल्यू आया है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में W के जगह बिठा दीजिए। अब यहाँ पे V क्रॉस U क्रॉस V ये क्या होता है, ये हमारा एक वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, उसमें इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। वो कैसे करना है, इसके साथ जो दूर वाला वेक्टर है उसके साथ होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे V वेक्टर डॉट V वेक्टर और ये पास वाला, यहाँ पे साइन होता है माइनस, V के साथ ये पास वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और V वेक्टर एज इट इज इक्वल टू हमारा है U वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, V वेक्टर डॉट V वेक्टर, दैट मीन्स V वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर और बाहर में हमारा है U वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए V वेक्टर डॉट U वेक्टर और हमने अभी क्या देखा, V और U ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, एंगल हमारा है 90 डिग्री। तो उसका जब मैं ये डॉट प्रोडक्ट में फाइंड करूंगा तो वहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसीलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा हमारा 0। तो पूरा टर्म हो गया ये 0 और राइट हैंड साइड में हमारा है U वेक्टर एज इट इज U वेक्टर। अब इस पूरा इक्वेशन में से हमें क्या करना है, U वेक्टर को कॉमन ले लीजिए। तो क्या मिलेगा, V वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0।
ठीक है। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ v वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो v वेक्टर है, सॉरी हमारा ये u वेक्टर है, ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। क्यों नॉन जीरो वेक्टर है? अगर हमारा u अगर जीरो वेक्टर हो गया, अगर हमारा u अगर जीरो वेक्टर हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? 0 क्रॉस v, दैट मीन्स 0। सो दैट मीन्स w वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन w वेक्टर तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब है हमारा u जो वेक्टर है ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होगा। तो इस केस में हमें मिल गया जो v वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मिल गया 1, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 2। तो p जो है वो यहाँ पे p जो है वो 2 पे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकल लिया। अब यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन है देखिए, तो ये तो पार्ट हो गया। बाकी क्यू आर एस में 3 ऑप्शन में देखिए अल्फा इज इक्वल टू √3, अल्फा इज इक्वल टू √3, अल्फा इज इक्वल टू √2, इसके बारे में पूछा है। फिर इधर में ओमेगा स्क्वायर पूछा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एरिज कर रहा हूँ, ये इसको, ठीक है। तो हमें इसको इक्वेशन मिल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एरिज कर रहा हूँ। अब देखिए अब क्या है, अब हमने सिर्फ ये 2 कंडीशन को यूज करते हुए हमने इसका रिजल्ट बोल दिया। अब हमें सारा इक्वेशन में अल्फा, तो अल्फा कहाँ मिलेगा? अल्फा यहाँ पे है, और यहाँ पे अल्फा अल्फा करके 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये जो 3 जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है -t अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा है अल्फा -t बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस t गामा इक्वल टू 0। तो इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के लग रहा है ये एक साइमल्टेनियस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। इस तीनों को ध्यान से देखिए, ये एक साइमल्टेनियस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा को वेरिएबल मान लीजिए। इस इक्वेशन में बट ऐसा होता है ना x y z वेरिएबल, तो सिमिलरली इस इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा को वेरिएबल अगर मानेंगे तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करेगा? होमोजेनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस क्योंकि सारा 0 है। अब यहाँ पे ये जो हमारा है u जो वेक्टर है हमने अभी देखा, u वेक्टर हमारा होता है क्या? u वेक्टर हमारा होता है नॉन जीरो वेक्टर, और वो भी कैसे? सपोज यहाँ पे है v क्रॉस w इज इक्वल टू u। हमारा दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है v क्रॉस w इज इक्वल टू u वेक्टर। अब ये दोनों देखिए, अभी हमने देखा v और w ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर होता है। अब बोथ साइड में मैग्नीट्यूड वो ले लीजिए, तो क्या है हमारा ये दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब इसका बीच का एंगल 90 होगा, तो sin 90 का वैल्यू होगा 1। तो सिमिलरली इसमें केस में डायरेक्टली आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ w इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u। मैग्नीट्यूड ऑफ v तो अभी तक 1, मैग्नीट्यूड ऑफ w का फैक्टर ये दिया हुआ है, मतलब रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स √6 इज इक्वल टू u वेक्टर का मॉड। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर ये आया हमारा √6 आया, ठीक है। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है हमारा √6, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी हमने देखा। तो u वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा है √6। अब u वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? u वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों साइड वो रूट को हटा दीजिए तो हमें सिंपल मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमें एक इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे देखिए ये जो वेक्टर है हमारा, जो u जो वेक्टर है ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, √6 आया है। तो इसका वेक्टर नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। अगर तीनों एक साथ 0 हो गया तो u वेक्टर सिंपल हो जाएगा 0 वेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 0, लेकिन हमें तो मालूम है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है √6। तो u एक नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक साथ में 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कम से कम एक, या फिर अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा, और ऐसा भी हो सकता है सभी नॉन जीरो मिलेगा, मतलब कम से कम एक एलिमेंट हमें नॉन जीरो मिलेगा।
अब इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है, एक वेरिएबल है, होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और वही सेम अल्फा बीटा गामा इसका कंपोनेंट है। और इसमें बोल रहा हूं अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होगा। अब जैसे ही यहाँ पे कम से कम एक नॉन जीरो होगा तो उसका मतलब क्या है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में दो ही केस हो सकता है, या फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा जीरो तो हमारा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और अगर नॉन जीरो आता है वो हमारा है यूनिक सॉल्यूशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे है -t 1 1, यहाँ पे है 1 -t 1 1 1 -t, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये होगा जीरो। क्यों होगा? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस इसमें अल्फा बीटा गामा तो वेरिएबल है, तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों का वैल्यू आ जाएगा जीरो। अब तीनों का वैल्यू मैं जैसे ही यहाँ पे जीरो में रख दूंगा यू वेक्टर आ जाएगा जीरो, सो दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड आएगा जीरो। लेकिन अभी तो हमने फाइंड करके देखा यू का मैग्नीट्यूड आएगा √6, तो इस केस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसीलिए क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, नॉन जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जैसे आएगा जीरो तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारा है मेन कॉन्सेप्ट इस पूरा क्वेश्चन में। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -t, यहाँ पे t² -1 -1 -t -1, यहाँ पे है हमारा 1 1 प्लस t = 0, दैट मीन्स -t क्यों, यहाँ पे -t ओके प्लस 3t, और यहाँ पे आएगा हमारा एक 1 और 1, ये पे आएगा 2 = 0। दैट मीन्स इसका पास दो सॉल्यूशन होगा, एक होगा हमारा t = -1 होगा, -1 दो बार होगा, और एक होगा हमारा 2। ठीक है, इसको तुम फर्दर इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। मीन्स जब होगा वो t का वैल्यू -1 तो ये होगा 0, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू 2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे t का 3 वैल्यू आया है, -1 और 2, मीन्स 2 डिफरेंट वैल्यू आया है। t का एक वैल्यू आया है -1 और एक वैल्यू आया है 2। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहाँ पे। तो हमें इस केस में t का 2 वैल्यू आया है और इसमें ये एक इक्वेशन मिला, इसको भी लिख रहा हूं देखिए। तो हमें क्या क्या मिला, हमें एक तो इक्वेशन मिला α² प्लस β² प्लस γ² का वैल्यू आया है 6, और t का वैल्यू हमें मिला -1 और 2, ये दो वैल्यू मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t का वैल्यू जो -1 होगा तब क्या होगा, अब t का वैल्यू जो 2 जब होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे दो केस होगा, पहला केस जब हमारा t होगा -1 और दूसरा केस जब हमारा t होगा 2। ठीक है, अब जब हमारा t होगा 2 या फिर जब हमारा t होगा 2 तो t के जगह 2 इस तीनों इक्वेशन में बिठा दीजिए, तो क्या होगा, इसमें बिठाऊंगा तो क्या होगा -2α प्लस बीटा प्लस गामा = 0। सेकंड इक्वेशन में बिठाइए t के जगह 2, दैट मीन्स अल्फा -2 बीटा प्लस गामा = 0, और थर्ड इक्वेशन में बिठाइए अल्फा प्लस बीटा -2 गामा = 0। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये ओमेगा मतलब तो ये गामा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3α प्लस 3 बीटा = 0, दैट मीन्स अल्फा = बीटा मिल जाएगा, दैट मीन्स अल्फा = बीटा मिल जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू बीटा अगर इस सिस्टम में रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारा गामा, मीन्स अल्फा बीटा गामा ये तीनों का वैल्यू सेम है। और हमें ये तो एक इक्वेशन मिला ना, α² प्लस β² प्लस γ² = 6, ये तो सबके लिए ही वो ट्रू है, चाहे वो t का वैल्यू 2 हो या फिर t का वैल्यू -1 हो। तब अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन मिला के मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा गामा, इसमें चाहिए 6, तो दैट मीन्स 2 2 2 करके मिलेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा सिंपली +- √2, दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आएगा +- √2।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है जब अल्फा का वैल्यू आएगा √2, ठीक है, अल्फा का वैल्यू जब √2 आएगा, तो अल्फा का वैल्यू जब ओके, मैं यहाँ पे t -1 में एक बार बैठा के थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या आएगा। t का वैल्यू जब -1 आएगा, इस इक्वेशन में पूरा वैल्यू बीटा दीजिए, तो क्या आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इसमें बीटा ये t का वैल्यू -1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सेम इक्वेशन आ रहा है, तो एक ही बार लिख रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 मिल रहा है, तो हमें इस केस में एक ही इक्वेशन मिला और यहाँ पे 1 2, तो 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमें और एक इक्वेशन चाहिए। तो कैसे मिलेगा, बाकी क्वेश्चन को ध्यान से वो ढूंढिए, ऐसा कोई रिलेशन मिलेगा जहाँ पे हमें अल्फा बीटा को गामा का और एक इक्वेशन चाहिए, ताकि हमें 1 2 और एक इक्वेशन तो चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 3 वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं ये लाइन लिखा था, अब हमें अल्फा बीटा और गामा में इक्वेशन चाहिए, और अल्फा बीटा गामा u जो वेक्टर है उसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे इस जो लाइन था, यहाँ पे क्या था, u क्रॉस v इज इक्वल टू ओमेगा। तो इस केस में मैंने क्या बोला था, ये u जो वेक्टर होगा वो w के साथ परपेंडिकुलर होगा। u क्या था, मतलब सभी 3 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो u जो है ये v के साथ, u जो है ये w के साथ परपेंडिकुलर है। तब u जब w के साथ परपेंडिकुलर था, मतलब हमारा w ये u के साथ परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर था मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट मीन्स w वेक्टर डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा, ये हमारा है u, ये है हमारा w, तो डॉट प्रोडक्ट तो i के साथ i होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, बीटा के साथ ये होगा हमारा 1, तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे गामा के साथ होगा -2, सो -2 गामा इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे 1 2 इक्वेशन मिल गया, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन ये तो एक्स्ट्रा है, तो पहले इन तीनों इक्वेशन से हमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो गामा का वैल्यू मिल जाएगा हमें 0, ठीक है। गामा का वैल्यू 0 में जैसे ही यहाँ पे बीटा दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा हमें 0। और यहाँ पे और एक इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो गामा का वैल्यू आया है 0, इसमें बीटा दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, गामा का वैल्यू 0 में यहाँ पे जैसे ही बिठाऊंगा तो हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बीटा, दैट मीन्स 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स हमें अल्फा का वैल्यू आ गया ±√3, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू आया है ±√3, और ये दो रिलेशन हमें आया है जब t का वैल्यू 1 है। तब जब t का वैल्यू -1 है उस केस में गामा का वैल्यू आया है 0, अल्फा का वैल्यू अगर जब √3 होगा उस केस में बीटा का वैल्यू आएगा -√3, और जब अल्फा का वैल्यू आएगा -√3, बीटा का वैल्यू आएगा √3। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है इफ अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अल्फा इज इक्वल टू √3 कौन सा केस में आया है, t इज इक्वल टू 1 के केस में या फिर t इज इक्वल टू 2 के केस में। t इज इक्वल टू जब -1 था उसी केस में आया था अल्फा का वैल्यू ±√3, लेकिन इसमें बोल रहा है जब +√3 होगा, तो अल्फा का वैल्यू जब +√3 होगा तो उस केस में हमारा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू जब √3 होगा तो बीटा हो जाएगा हमारा -√3, और अल्फा का वैल्यू +√3 हो या फिर -√3 हो, गामा का तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे पूछा है गामा स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, तो गामा स्क्वायर का वैल्यू सिंपल हो जाएगा ये 0। समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन में बोला है इफ अल्फा इज इक्वल टू √3, तो पहले कौन सा वैल्यू में हमारा अल्फा इज इक्वल टू √3 आया है, इस केस में आया है, t इज इक्वल टू -1 के केस में आया है अल्फा इज इक्वल टू √3 +√3। तब जब अल्फा का वैल्यू √3 आया है तो उस केस में गामा का वैल्यू कौन सा आया है, 0, तो आंसर हो गया। सेकंड में पूछा है इफ अल्फा इज इक्वल टू √3 मींस अगेन हम वो t इज इक्वल टू -1 स्लाइड के अंदर आ गया। जब अल्फा इज इक्वल टू √3 होता है उस केस में बोला है बीटा प्लस गामा का स्क्वायर कितना होगा, तो अल्फा का वैल्यू √3 हो या फिर -√3 हो, गामा का तो वैल्यू हमेशा आता है 0। तो आप बोला है अल्फा का वैल्यू जो √3 होगा उस केस में बीटा का वैल्यू क्या होगा, -√3 होगा, तो बीटा का जगह रखिए -√3 प्लस गामा का वैल्यू क्या है 0, तो दैट मीन्स -√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3। तो इसका आंसर आ गया 4 के साथ, ठीक है।
अब थर्ड में देखिए क्वेश्चन में बोला है इफ अल्फा इज इक्वल टू √2, तो √2 कहाँ आया है, यहाँ पे तो √3 आया है, अल्फा का वैल्यू √2 आया है इस केस में अल्फा बीटा गामा सभी का वैल्यू आया है प्लस माइनस √2। तो जब अल्फा का वैल्यू आएगा √2 मतलब इस स्लाइड के अंदर आ गया, उस केस में पूछा है t+3 कितना होगा, तो जब अल्फा का वैल्यू √2 है उस केस में t का वैल्यू क्या है 2 है ना, t का वैल्यू आया है -1 या फिर 2, तो अल्फा का वैल्यू √2 जब है उस केस में t का वैल्यू आया है हमारा 2, तो यहाँ पे सिंपल t+3 पूछा है, दैट मींस 2+3, तो कितना होगा 5 होगा, तो 2+3 मतलब इसका ये सही आंसर ये हो गया। तो हमने अब इसके साथ कुछ A B C D करके कुछ ऑप्शन था, जो इसके साथ मैच हो रहा है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का टोटल हमारी वो क्या है, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ पे W जो वेक्टर दिया हुआ है ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। अब यहाँ पे तीनों जो इक्वेशन दिया हुआ है ये तीनों को देख के एग्जाम हॉल में दिमाग में आना चाहिए, ये तीनों एक होमोजेनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है वेरिएबल है, और ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों का वैल्यू 0 एक साथ में नहीं हो सकता है, तीनों एक साथ में अगर 0 हो गया तो u का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। अब एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा मतलब क्या है, होमोजेनियस केस में सॉल्यूशन होगा, अगर वो डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तो एक सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट अगर 0 होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इस केस में कम से कम एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा मींस इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो आएगा 0, तो डिटरमिनेंट को 0 बिठा के हमने t का वैल्यू फाइंड कर लिया -1 एंड 2। अब t का वैल्यू -1 और 2 जब होगा अलग अलग केस बनेगा, t का वैल्यू जब मैंने लिया 2, इस केस में तीनों इक्वेशन में हमें 3 डिफरेंट इक्वेशन मिल गया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। अब ये तो था हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो u का वैल्यू, तो 1 और ये दोनों इक्वेशन मिला के अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस केस में दिक्कत क्या था, जब t का वैल्यू -1 बिठाया, इन तीनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू दे रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो मैंने एक ही बार लिखा अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है, और ये तो जो इक्वेशन है ये तो हमारे पास है ही, लेकिन इसमें 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो हम तो इसको वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए हमके और एक इक्वेशन का जरूरत है जहाँ पे अल्फा बीटा गामा मिलेगा। तो हमें अब ढूंढना है और क्या इंफॉर्मेशन हमने मिस किया, तो हमें उसको ढूंढना है। अब अल्फा बीटा गामा के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, अल्फा बीटा गामा कहाँ है, अल्फा बीटा गामा इन तीनों इक्वेशन में है, उसको मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। अल्फा बीटा गामा और कहाँ है, यू में है, तो क्या इक्वेशन बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो W है ये यू के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो W का तो वैल्यू दिया हुआ है, W का तो हमने यूज ही नहीं किया, सिर्फ इस मैग्नीट्यूड के केस में यूज किया था। अब W के साथ ये U का परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो उसमें हमें ये एक इक्वेशन मिल गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 2 3 इक्वेशन मिल गया, 3 अननोन आसानी से फाइंड हो गया। तो ये इक्वेशन को एग्जाम हॉल में सर्च करना थोड़ा सा दिक्कत था, बाकी क्वेश्चन पर थोड़ा सा मॉडरेट था। ओके, तो अगले लेक्चर में पेपर 2 का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन मतलब सीखने के लिए मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।